नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर। भारत की विदेश नीति में आजकल एक नई सी मुखरता, एक नया आत्मविश्वास दिख रहा है। विदेश मंत्री के कुछ हालिया बयानों ने और साक्षात्कारों ने इस पर काफी ध्यान खींचा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बदलाव काफी नोटिसेबल है। तो हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है, ये आधारित है इंडियाज असर्टिव डिप्लोमेसी, रेड लाइंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम के दस्तावेज के कुछ खास हिस्सों पर। इसमें विदेश मंत्री के जो हालिया इंटरव्यूज हैं, उनके अहम अंश शामिल किए गए हैं। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो व्यापार है, ऊर्जा सुरक्षा है, या फिर अमेरिका, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के साथ जो क्षेत्रीय संबंध है, उन पर भारत का ये मजबूत रुख ये है क्या असल में, इसके मायने क्या है। और रूस के साथ भी जो उसके पुराने रिश्ते हैं, उनमें क्या कुछ नया हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और इन सब के बीच एक चीज है जिस पर हम खास ध्यान देंगे, वो है रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं। मतलब सीधा सा कि भारत अपने फैसले, अपने विदेश नीति के सुरक्षा के, वो किसी बाहरी दबाव में नहीं, किसी गुट के प्रभाव में नहीं, बिल्कुल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर। हाँ, अपने हितों को देखकर लेना चाहता है। जी चलिए एक दिलचस्प बयान से शुरू करते हैं। वो जो भारत ने रूसी तेल रिफाइन करके बेचा, उस पर सवाल उठे थे, तो विदेश मंत्री का जवाब था, अगर दूसरों को इससे दिक्कत है तो वे इसे न खरीदें। ये लहजा ही अपने आप में काफी कुछ कहता है ना। बिल्कुल, ये बहुत डायरेक्ट था। यस। दिखाता है कि अब बात को गोलमोल करने के बजाय सीधे कहा जा रहा है। तो इसी मुखरता को थोड़ा और खोलते हैं, व्यापार वार्ताओं से शुरू करें, खासकर अमेरिका भारत ट्रेड टॉक्स के संदर्भ में। सुनने में आ रहा है कि भारत ने कुछ रेड लाइंस, मतलब कुछ अटल सीमाएं तय कर ली हैं। क्या है ये, और ये इतनी जरूरी क्यों मानी जा रही हैं? जी, इन दस्तावेजों के हिसाब से देखें तो भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब उन पर समझौता नहीं होगा। और इसमें सबसे अहम है अपने किसानों और जो छोटे उत्पादक हैं, उनके हितों की रक्षा। अच्छा। आप देखिए भारत का कृषि सेक्टर कितना बड़ा है, लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है उससे। हाँ। तो जाहिर है किसी भी ट्रेड डील में उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो बिल्कुल समझा जा सकता है। भारत की जो घरेलू राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, उसके लिहाज से ये बहुत अहम है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है, कोई और रेड लाइन? जी हाँ, दूसरी बड़ी बात वही है जिसकी हमने शुरुआत में जिक्र किया, रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत कोई भी ऐसा समझौता नहीं करेगा जिससे उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति तय करने की क्षमता पर या आर्थिक नीतियां बनाने की क्षमता पर कोई आंच आए। अमूल संदेश क्या है कि भाई कोई भी डील हो, वो भारत के राष्ट्रीय हितों और उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी का सम्मान करने वाली होनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि इन सीमाओं को कितनी स्पष्टता से, कितने खुले तौर पर सामने रखा जा रहा है। ये सिर्फ पर्दे के पीछे की बातें नहीं है। मतलब ये सिर्फ मोल भाव के लिए नहीं कहा जा रहा, ये बकैरई सिद्धांत की बात है। ऐसा ही लगता है। ये भारत की जो आत्मनिर्भरता की बात है, या अपनी नीतियां खुद तय करने की जो आजादी है, उसके प्रतीक की तरह इन्हें पेश किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो अटल सीमाएं हैं, ये व्यावहारिक हैं? इनसे व्यापार समझौते करना, खासकर अमेरिका जैसे बड़े पार्टनर के साथ, क्या और मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, जब आप इतनी सख्त लाइन खींचते हैं तो बातचीत मुश्किल तो होती है। समझौते तक पहुंचना वो थोड़ा ज्यादा जटिल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर भारत ये रुख क्यों अपना रहा है? लगता है भारत का आकलन ये है कि अपने जो मूल हित हैं, जो कोर इंटरेस्ट्स हैं, उनकी रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। भले ही इसके लिए कुछ समझौतों में थोड़ी देर हो जाए, या शायद वो हो ही ना पाए। ये तो एक तरह का रिस्क हुआ। हाँ, एक कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हैं। शायद भारत ये जोखिम उठाने को तैयार है, ये सोचकर कि लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में ये उसके फायदे में रहेगा। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ बाजार तक पहुंच ही नहीं देख रहा, वो चाहता है कि रिश्ता बराबरी का हो, अपनी शर्तों पर हो। ये एक बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं ऊर्जा वाले मुद्दे पर। वो रूसी कच्चे तेल वाला मामला काफी गरमाया था। भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल लिया, उसे रिफाइन किया और फिर यूरोप समेत कई देशों को बेचा भी। इस पर पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका से, काफी आलोचना हुई। जी हाँ, काफी दबाव बनाने की कोशिश भी हुई थी। एक तीखा जवाब था, या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक बयान से कहीं ज्यादा है।
ये भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा की ज़रूरतें हैं और उन्हें पूरा करने का जो उसका अधिकार है, उसका एक बहुत मजबूत दावा है, एक असर्शन है। आप देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हमारी ऊर्जा ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जहां से भी उसे सस्ता और भरोसेमंद स्रोत मिलेगा, वो उसका इस्तेमाल क्यों ना करे? बिल्कुल, खासकर तब जब उस पर कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं लगे हैं। तो ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, मतलब सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्थिक फायदा तो है ही, सस्ता तेल मिलेगा तो इकोनॉमी को मदद मिलेगी, लेकिन ये उससे आगे बढ़कर जो बाहरी दबाव आता है उसके सामने न झुकने का एक संकेत भी है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत अपनी एनर्जी पॉलिसी, अपनी ऊर्जा नीति, अपनी ज़रूरतों और ग्लोबल मार्केट की जो सच्चाई है उसके हिसाब से तय करेगा, ना कि किसी दूसरे देश की पसंद या नापसंद के आधार पर। तो ये फिर से वही रणनीतिक स्वायत्ता वाली बात आ गई। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये फिर से उसी सिद्धांत को मजबूत करता है कि जब देश के जरूरी हित दांव पर हों, जैसे ऊर्जा सुरक्षा, तो बाहरी आलोचनाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये एक तरह से अपनी विदेश नीति के स्वतंत्र रास्ते पर चलने का ऐलान है, भले ही वो रास्ता कुछ लोगों को पसंद ना आए। लेकिन इसमें जोखिम भी तो है। जैसे आपने कहा, पश्चिमी देशों से रिश्ते, क्या वो खराब नहीं हो सकते? जोखिम तो हमेशा रहता है, विदेश नीति में हर कदम पर जोखिम होता है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। भारत को ये देखना होगा कि वो अपने ऊर्जा हितों को साधते हुए पश्चिमी देशों के साथ अपने जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं उन्हें कैसे बनाए रखता है। तो भारत क्या सोच रहा है इस पर? लगता है भारत का मानना है कि दूसरे देश भी उसकी जो ऊर्जा जरूरतों की मजबूरी है उसे समझेंगे या कम से कम स्वीकार करेंगे। ये एक सधा हुआ दाव है जो दिखाता है कि भारत अब अपने हितों को लेकर पहले से ज्यादा मुखर है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और काफी तीखी टिप्पणी थी विदेश मंत्री की अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में अपने इतिहास को नजरअंदाज करने की आदत है। जी, ये बयान काफी चर्चा में रहा था। और उन्होंने सीधा जिक्र किया उसामा बिन लादेन का, जो पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला और मारा गया। ये तो बहुत ही सीधी बात कह दी गई। इसकी क्या मायने निकाले जाएं? जी, ये वाकई एक बहुत सीधी और महत्वपूर्ण टिप्पणी है। इसमें कई परतें हैं, कई लेयर्स हैं। पहली बात तो ये कि ये टिप्पणी अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में जो विरोधाभास हैं, जो जटिलताएं हैं, उनकी तरफ साफ इशारा करती है, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। उस पर गहरे सवाल उठे थे। विदेश मंत्री का इस तरफ इशारा करना दिखाता है कि पुरानी बातें, खासकर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, वो भूली नहीं गई हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान पर ही टिप्पणी नहीं हुई, ये अमेरिका की विदेश नीति पर भी एक तरह का सवाल है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। ये उन स्ट्रैटेजिक गठबंधनों की आलोचना भी है जो शायद तात्कालिक जरूरतों या सुविधा पर आधारित होते हैं और जो मुश्किल ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। अच्छा। विदेश मंत्री का इशारा शायद इस तरफ है कि विदेश नीति में अगर यथार्थवादी मूल्यांकन करना है, रियलिस्टिक असेसमेंट करना है, तो इतिहास को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आज के जो गठबंधन है, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, उनमें ऐतिहासिक संदर्भ, जो पिछला अनुभव है, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ कर देना भी जरूरी है, जैसा हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, कि हम सिर्फ इस बयान और उसके संदर्भ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें हमारा कोई अपना पक्ष नहीं है। ये विश्लेषण और सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी पर आधारित है। लेकिन इस तरह की सीधी बात का भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है? देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध आज काफी गहरे हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। कई मुद्दों पर मजबूत साझेदारी है। विदेश नीति में इस तरह की टिप्पणियां कभी-कभी थोड़ी असहजता, थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये रिश्तों को पटरी से ही उतार दें। तो भारत ऐसा क्यों कर रहा है? शायद भारत को लगता है कि वो अब एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो अपने जो सुरक्षा सरोकार हैं, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको लेके अमेरिका से ज्यादा खुलकर, ज्यादा फ्रैंकली बात कर सकता है। भले ही वो पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर हो जहां दोनों के नजरिए में काफी अंतर रहा है हिस्टोरिकली। ये भी एक तरह से अपनी बात मजबूती से रखने का ही संकेत है। ठीक है। अब बात करते हैं चीन की। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के साथ भारत के संबंध अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर निर्भर नहीं है। मतलब भारत चीन के साथ अपने रिश्तों को अमेरिका के चश्मे से नहीं देखता। जी, ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां अमेरिका और चीन की जो प्रतिद्वंद्विता है, जो राइवलरी है, वो इतनी हावी है, क्या ये वाकई मुमकिन है, प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है
और ये फिर से भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता की सोच है उसी को दिखाता है। भारत ये साफ करना चाहता है कि वो दुनिया को किसी एक या दो ध्रुवों मतलब पोल्स के नजरिए से नहीं देखता। अच्छा। वो अपने हर पड़ोसी के साथ, हर बड़ी शक्ति के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से देखेगा, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करेगा। अब देखिए, चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है, उसके साथ सीमा विवाद जैसी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन साथ ही वो एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। हाँ, ये तो है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो भारत इन दोनों बड़े खिलाड़ियों के बीच संतुलन कैसे बना रहा है? ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। यही तो चुनौती है और यहीं पर रणनीतिक स्वायत्तता की असली परीक्षा होती है। भारत का कहना है कि वो चीन के साथ जो अपनी समस्याएं हैं उन्हें द्विपक्षीय स्तर पर बायलैटरली हल करेगा, और अमेरिका के साथ जो अपनी साझेदारी है उसे उसके अपने मेरिट पर, उसके अपने गुणों के आधार पर आगे बढ़ाएगा। मतलब एक का असर दूसरे पर नहीं पड़ने देगा। बिल्कुल। वो नहीं चाहता कि एक के साथ उसके रिश्ते दूसरे के साथ रिश्तों को तय करे या डिक्टेट करे। और यहाँ दिलचस्प बात फिर से वही है, ये संदेश कितना लगातार दिया जा रहा है, चाहे व्यापार हो, ऊर्जा हो या बड़ी शक्तियों के साथ संबंध। भारत बार बार अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी पर जोर दे रहा है। वो चाहता है कि दुनिया उसके हर बायलैटरल संबंध को, हर द्विपक्षीय रिश्ते को उसके अपने संदर्भ में देखे और समझे। क्या हम इसे मल्टी अलाइनमेंट कह सकते हैं? मतलब बहु संरेखण। जो पहले गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट था, उससे ये कैसे अलग है? हाँ, कई एक्सपर्ट्स, कई विश्लेषक इसे इसी तरह देखते हैं। देखिए, गुट निरपेक्षता का दौर शीत युद्ध का था। दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। आज दुनिया बहुध्रुवीय है, मल्टीपोलर है, कई शक्ति केंद्र हैं। ऐसे में भारत किसी एक गुट से बंधने के बजाय मुद्दे के आधार पर इशू बेस्ड तरीके से अलग अलग देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। ये ज्यादा लचीला, ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा व्यवहारिक तरीका है आज की दुनिया में, जो भारत को अपने हितों को साधने के लिए ज्यादा विकल्प देता है। तो चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों को अलग अलग रखना इसी मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति का एक हिस्सा है। समझ आया। अच्छा, और आखिर में बात करते हैं रूस की। हाल में विदेश मंत्री की मॉस्को यात्रा हुई थी। वहां कुछ समझौते हुए हैं फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने पर। जी। इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत रूस संबंध काफी पुराने हैं, स्थिर रहे हैं, और दोनों देश व्यापार में जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं। आज जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच इतना तनाव है, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तब भारत रूस के साथ अपने संबंधों को क्यों मजबूत कर रहा है? इसको आज की जो जटिल वैश्विक राजनीति है, जो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसके संदर्भ में देखना जरूरी है। एक तरफ जहां अमेरिका और चीन के बीच खींचतान चल रही है, यूरोप में युद्ध के हालात हैं, वही भारत अपने जो पारंपरिक और आजमाए हुए दोस्त हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ रिश्तों को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। रूस को पुराना साथी रहा है, खासकर रक्षा में। बिल्कुल, रूस भारत का एक बहुत पुराना और भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है, डिफेंस पार्टनर। इसके अलावा ऊर्जा में सहयोग बढ़ा है, जैसा हमने पहले बात की, और अब दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो ये सिर्फ पुरानी दोस्ती निभाने की बात है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति भी है? ये सिर्फ दोस्ती निभाने से कहीं ज्यादा है। ये भारत की जो मल्टी डायमेंशनल विदेश नीति है, उसका एक और उदाहरण है। भारत ही दिखा रहा है कि वो अपनी सभी महत्वपूर्ण रिश्तों को, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या रूस हो, सबको संतुलित तरीके से, बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाएगा। और ये व्यापार बढ़ाने वाली बात, फार्मा, कृषि, टेक्सटाइल, ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इसके ठोस आर्थिक फायदे भी देखे जा रहे हैं। व्यापार बाधाओं को दूर करने की बात करना ये संकेत देता है कि दोनों देश मौजूदा वैश्विक माहौल की चुनौतियों के बावजूद अपने आर्थिक संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं। रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स पर फोकस है। तो क्या ये रूस के साथ संबंधों को मजबूत करना, ये भी रणनीतिक स्वायत्ता का एक हिस्सा माना जाए? बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत किसी एक शक्ति या किसी एक ब्लॉक के दबाव में आकर अपने दूसरे महत्वपूर्ण रिश्तों को कमजोर नहीं करेगा। रूस के साथ संबंधों को गहरा करना भारत को अपनी विदेश नीति में और ज्यादा लचीलापन और ज्यादा विकल्प देता है, मैनूवरिंग स्पेस देता है। ये दर्शाता है कि भारत किसी एक कैंप का हिस्सा बनने के बजाय अपने हितों के आधार पर अलग अलग देशों के साथ काम करने को तैयार है। ये उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का एक और प्रमाण है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? हमने देखा कि भारत व्यापार में अपनी शर्तों पर जोर दे रहा है,
किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को आगे रख रहा है ना? जी। ऊर्जा के मामले में वो बाहरी आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है। बिल्कुल। अमेरिका पाकिस्तान जैसे जो जटिल रिश्ते हैं उन पर वो इतिहास की याद दिलाते हुए बेबाक टिप्पणी कर रहा है। हाँ, सीधी बात। चीन के साथ रिश्तों को वो अमेरिका से अलग रखकर देख रहा है, अपनी स्वतंत्र अप्रोच अपना रहा है। और रूस जैसे पुराने साथी के साथ वो आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर रहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब क्या मतलब निकाला जाए इस सब का? देखिए, इन सभी बिंदुओं को अगर आप एक साथ देखें तो एक ही धागा है जो इन सबको पिरोता है, और वो है रणनीतिक स्वायत्तता का सिद्धांत, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति का जो मूल मंत्र है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो अब यही बन गया है कि भाई अपने फैसले पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेना, बिना बाहरी दबाव के। हाँ, बाहरी दबावों या जो गठबंधनों के समीकरण हैं उनकी बहुत ज्यादा परवाह किए बिना। ये एक ऐसी विदेश नीति है जो दुनिया में अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती है, जो सिर्फ किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं लेना चाहती, बल्कि अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर चलना चाहती है। ये शायद पहले जो भारत की भूमिका एक संतुलन साधने वाले यानी बैलेंसर की होती थी, उससे आगे बढ़कर एक स्वतंत्र ध्रुव, एक इंडिपेंडेंट पोल के रूप में उभरने की कोशिश है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव लगता है सोचने और करने के तरीके में। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ बयानों में नहीं है। जैसा हमने चर्चा की, ये जमीन पर भी दिख रहा है। व्यापार में, ऊर्जा में, रूस के साथ संबंधों में। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को लेकर पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो रहा है, कॉन्फिडेंट हो रहा है। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, कुछ सोचने के लिए। जरूर। सवाल ये हो सकता है कि रणनीतिक स्वायत्तता पर ये जो लगातार जोर दिया जा रहा है और विदेश नीति में जो ये बढ़ती हुई मुखरता है, असर्टिवनेस है, ये आने वाले सालों में दुनिया में भारत की भूमिका को कैसे बदलेगी, भारत के रोल को कैसे रीशेप करेगी? खासकर तब जब दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, जहां शक्ति के कई केंद्र उभर रहे हैं। जी, तो क्या ये स्वतंत्र रास्ता भारत को ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाएगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसे थोड़ा अकेला कर देगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि